लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का बाघ। ईस्ट इंडिया कंपनी महसूस फील करती थी कि उसके राजनीतिक या आर्थिक हित पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स खतरे में हैं, तो वह सीधे तौर पर डायरेक्टली अपनी सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करती थी। इसका एक उदाहरण दक्षिणी भारत के एक शक्तिशाली राज्य पावरफुल किंगडम मैसूर का मामला है। हैदर अली 1761 से 1782 तक शासन किया और उनके प्रसिद्ध पुत्र फेमस सन टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासन किया। जैसे मजबूत शासकों के नेतृत्व लीडरशिप में मैसूर एक मजबूत साम्राज्य स्ट्रॉन्ग किंगडम बन गया था। मैसूर ने मालाबार तट मलाबार कोस्ट के लाभदायक व्यापार प्रॉफिटेबल ट्रेड को नियंत्रित कंट्रोल किया, जहां कंपनी काली मिर्च ब्लैक पेपर और इलायची कार्डमम जैसे सामान खरीदती थी। हालांकि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के बंदरगाहों पोर्ट्स के माध्यम से चंदन सैंडलवुड, काली मिर्च ब्लैक पेपर और इलायची कार्डमम का निर्यात एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला डिसीजन किया। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों लोकल मर्चेंट्स को कंपनी के साथ व्यापार करने पर भी प्रतिबंध सैंक्शंस लगा दिया। इसके अतिरिक्त इन एडिशन उन्होंने भारत में फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध क्लोज रिलेशंस बनाए और उनकी सहायता हेल्प से अपनी सेना का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइज्ड किया। टीपू सुल्तान की इन कार्रवाइयों एक्शंस से कंपनी के व्यापार और प्रभाव ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस को खतरा हैजर्ड पैदा हो गया। अंग्रेज हैदर अली और टीपू सुल्तान को महत्वाकांक्षी एम्बिशियस, अहंकारी एरोगेंट और खतरनाक शासक डेंजरस रूलर्स मानकर उनसे बहुत नाराज एंग्री थे। उनका मानना बिलीव्ड था कि इन शासकों को नियंत्रित कंट्रोल्ड करने और पराजित डिफीटेड करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप एज अ रिजल्ट 1767 और 1799 के बीच मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए। यह अंतिम युद्ध था जिसे सेरिंगपट्टम की लड़ाई के रूप में जाना जाता था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अंततः इवेंचुअली जीत हासिल की। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा प्रोटेक्शन करते हुए मारा गया। युद्ध के बाद मैसूर को वोडेयार के पूर्व शासक राजवंश फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी के अधीन सबजुगेटेड कर दिया गया और कंपनी ने राज्य किंगडम पर एक सहायक गठबंधन थोप दिया इम्पोज्ड अ ट्राइब्यूटरी अलायंस। वॉर विद द मराठास। मराठों से युद्ध 18वीं शताब्दी के अंत में इन द लेट 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी शक्ति को कमजोर वीक करना और अंततः नष्ट इवेंचुअली डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। मराठों का लक्ष्य एम्ड दिल्ली से शासन रूल करना था, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में वे हार गए। उसके बाद वे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे राजवंशों डायनास्टीज के विभिन्न प्रमुखों डिफरेंट चीफ्स के अधीन सबॉर्डिनेट कई राज्यों सेवरल किंगडम्स में विभाजित डिवाइडेड हो गए। ये प्रमुख चीफ्स पेशवा के नेतृत्व लीडरशिप वाले संघ फेडरेशन का हिस्सा पार्ट थे, जो पुणे में स्थित उनके सैन्य और प्रशासनिक नेता मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर की तरह था। इस समय के कुछ प्रसिद्ध फेमस मराठा नेता महादजी सिंधिया और नाना फडनीस थे। मराठों को कई युद्धों वॉर्स का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी हार हुई। पहले युद्ध में, जो 1782 में सालबाई की संधि ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ समाप्त एंड हुआ, कोई स्पष्ट विजेता क्लियर विनर नहीं था। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक विभिन्न युद्ध मोर्चों वेरियस बैटल फ्रंट्स पर हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने उड़ीसा, आगरा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों एरियाज पर अधिकार कैप्चर्ड कर लिया। अंततः 1817 से 1819 तक चले तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल क्रश दिया।
मराठा नेता पेशवा को उनके पद मतलब पोस्ट से हटा दिया गया और पेंशन के साथ कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी विंध्य के दक्षिण मतलब साउथ के क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण मतलब कंप्लीट कंट्रोल हो गया, जिससे मराठा प्रभाव का अंत हो गया मतलब एंड ऑफ मराठा इन्फ्लुएंस। 19वीं सदी की शुरुआत में मतलब इन दी अर्ली 19th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन मतलब अंडर सर्वोच्चता मतलब सुप्रीमेसी की नीति मतलब अपनाई, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। इस नीति मतलब पॉलिसी का मतलब था कि कंपनी का मानना मतलब बिलीव्ड था कि उसका अधिकार सर्वोच्च था मतलब अथॉरिटी वॉज सुप्रीम और भारतीय राज्यों की तुलना मतलब कंपैरिजन में अधिक बड़ा था। उन्होंने अपने हितों मतलब इंटरेस्ट्स की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य मतलब इंडियन किंगडम पर कब्जा मतलब कैप्चर करने या उसे हड़पने मतलब टू ग्रैब की धमकी मतलब थ्रेट देने के अधिकार का दावा मतलब क्लेम किया। यह दृष्टिकोण मतलब अप्रोच भविष्य मतलब फ्यूचर में भी ब्रिटिश नीतियों मतलब पॉलिसीज को प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस करता रहा। अनिवार्य रूप से मतलब एसेंशियली कंपनी खुद को मतलब इटसेल्फ भारत में सबसे शक्तिशाली मतलब मोस्ट पावरफुल और महत्वपूर्ण प्राधिकारी मतलब इम्पोर्टेंट अथॉरिटी के रूप में देखती थी, जिससे उसे अपने क्षेत्रों मतलब टेरिटोरीज को नियंत्रित करने और विस्तार मतलब टू कंट्रोल एंड एक्सपैंड करने की अनुमति मतलब परमिशन मिलती थी, जैसा वह उचित मतलब अप्रोप्रिएट समझती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उनके नियंत्रण मतलब कंट्रोल के खिलाफ अगेंस्ट प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस के उदाहरण थे। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर अब कर्नाटक में के छोटे से राज्य मतलब किंगडम पर कब्जा मतलब कैप्चर करने की कोशिश की, तो रानी चन्नम्मा ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी मतलब फॉट अगेंस्ट देम। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब अगेंस्ट आंदोलन मतलब मूवमेंट का नेतृत्व मतलब लीडरशिप किया, लेकिन 1824 में उन्हें गिरफ्तार मतलब अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु मतलब डेथ हो गई। हालांकि रायन्ना नाम के एक गरीब चौकीदार मतलब वॉचमैन ने प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस जारी रखा। उन्हें लोगों का समर्थन मतलब सपोर्ट प्राप्त था और उन्होंने ब्रिटिश शिविरों और अभिलेखों मतलब कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स को नष्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। अफसोस की बात है कि मतलब सैडली उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी मतलब हैंगिंग दे दी। यह उस दौरान मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का सिर्फ एक उदाहरण है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया में मतलब एशिया रूस के विस्तार मतलब एक्सपांशन को लेकर चिंतित मतलब कंसर्न्ड हो गई। उन्हें डर मतलब फियर था कि रूस उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट से भारत में प्रवेश मतलब एंटर करने का प्रयास मतलब ट्राई कर सकता है। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट पर अपना नियंत्रण मतलब कंट्रोल सुरक्षित मतलब सिक्योर करने के लिए अंग्रेजों ने 1838 से 1842 तक अफगानिस्तान के साथ एक लंबा युद्ध लड़ा, जिससे वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन मतलब इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्थापित मतलब एस्टैब्लिश हो गया। उन्होंने 1843 में सिंध पर भी कब्जा मतलब कैप्चर कर लिया। अगला लक्ष्य मतलब नेक्स्ट टारगेट पंजाब था, लेकिन एक शक्तिशाली नेता मतलब अ पावरफुल लीडर महाराजा रणजीत सिंह की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस ने कंपनी की योजनाओं मतलब प्लान्स में बाधा मतलब हिंडरेंस डाली। 1839 में उनकी मृत्यु मतलब डेथ के बाद अंग्रेज सिख साम्राज्य मतलब सिख एम्पायर के साथ दो लंबे युद्धों में लगे रहे। अंततः मतलब फाइनली मतलब 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा मतलब ऑक्यूपेंसी हो गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के अधीन मतलब अंडर, जिन्होंने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूक के सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक नीति लागू मतलब इम्प्लायमेंट की। इस नीति के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, यदि कोई भारतीय शासक बिना पुरुष उत्तराधिकारी मतलब मेल एयर के मर जाता, तो उनका राज्य स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली ही कंपनी के क्षेत्र मतलब टेरिटोरी का हिस्सा मतलब पार्ट बन जाता। इस सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए कंपनी ने कई राज्यों पर कब्जा मतलब कैप्चर कर लिया, जिनमें 1848 में सतारा, 1850 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी शामिल मतलब इंक्लूड थे।
1856 में कंपनी ने अवध पर भी कब्जा मतलब कैप्चर कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने तर्क मतलब आर्ग्यू दिया कि लोगों को नवाब के कुशासन मतलब मिसरूल से मुक्त मतलब फ्री करने के लिए वे ऐसा करने के लिए बाध्य मतलब ऑब्लिगेट थे। जिस तरह से नवाब को सत्ता मतलब पावर से हटाया गया उससे अवध के लोग नाराज मतलब एंग्री हो गए और वे 1857 में भड़के बड़े पैमाने के विद्रोह मतलब लार्ज स्केल रिबेलियन में शामिल हो गए, जिसे भारतीय विद्रोह मतलब इंडियन मुटीनी या सिपाही विद्रोह मतलब सेपॉय मुटीनी के नाम से जाना जाता है। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए प्रशासन की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी शक्ति के विस्तार मतलब एक्सपांशन ऑफ द पावर के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मतलब इम्पोर्टेंट फिगर थे। उन्होंने 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इस समय तक मतलब बाय दिस टाइम कंपनी ने न केवल बंगाल में बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी नियंत्रण हासिल मतलब कंट्रोल गेंड कर लिया था। ब्रिटिश क्षेत्रों मतलब टेरिटोरीज को प्रेसिडेंसी नामक प्रशासनिक इकाइयों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में विभाजित मतलब डिवाइडेड किया गया था, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे थे। प्रत्येक प्रेसिडेंसी का नेतृत्व मतलब लीडरशिप एक गवर्नर द्वारा किया जाता था। गवर्नर जनरल प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोच्च नेता मतलब सुप्रीम लीडर था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने विभिन्न प्रशासनिक सुधार मतलब वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, विशेषकर न्याय के क्षेत्र में मतलब स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। 1772 में ब्रिटिश भारत में न्याय की एक नई प्रणाली मतलब सिस्टम ऑफ जस्टिस स्थापित मतलब इस्टेब्लिश्ड की गई। प्रत्येक जिले मतलब ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 अदालतें मतलब कोर्ट थीं, एक फौजदारी अदालत मतलब अ क्रिमिनल कोर्ट और एक दीवानी अदालत मतलब अ सिविल कोर्ट। यूरोपीय जिला कलेक्टर मतलब यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स सिविल अदालतों की अध्यक्षता मतलब स्पीकरशिप करते थे, जबकि मौलवी, इस्लामी विद्वान मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों मतलब इंडियन लॉज की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन करते थे। आपराधिक अदालतों मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स की देखरेख मतलब सुपरविजन अभी भी एक काजी, इस्लामी न्यायाधीश मतलब इस्लामिक जज और एक मुफ्ती, इस्लामी कानूनी विशेषज्ञ मतलब इस्लामिक लीगल एक्सपर्ट द्वारा की जाती थी, लेकिन कलेक्टर उनकी निगरानी मतलब सुपरविजन करते थे। उस समय के दौरान एक बड़ा मुद्दा मतलब मेजर इशू खड़ा हुआ, क्योंकि ब्राह्मण पंडित जो हिंदू कानूनों मतलब लॉज के विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स थे, ने धर्मशास्त्र, हिंदू कानूनी ग्रंथों मतलब हिंदू लीगल टेक्स्ट्स के विभिन्न विद्यालयों मतलब डिफरेंट स्कूल्स के आधार मतलब बेसिस पर स्थानीय कानूनों मतलब लोकल लॉज की अलग अलग व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन की। इस समस्या को हल करने मतलब टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए 1775 में हिंदू कानूनों मतलब हिंदू लॉज का सारांश संकलित मतलब समरी कंपाइल्ड करने के लिए 11 पंडितों को चुना गया था। इस सारांश मतलब समरी का अंग्रेजी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन एनबी द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त मतलब इन एडिशन 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों मतलब यूरोपियन जजेस की सुविधा मतलब कॉन्वेनियंस के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता मतलब कोड भी बनाई गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मतलब अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट न्यायिक व्यवस्था मतलब जुडिशियल सिस्टम में महत्वपूर्ण परिवर्तन मतलब इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए। एक नया सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट स्थापित मतलब इस्टेब्लिश्ड किया गया और कलकत्ता में सदर निजामत अदालत नामक एक अपील अदालत मतलब अपील्स कोर्ट भी स्थापित मतलब इस्टेब्लिश्ड की गई। इन अदालतों ने ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया में कानूनों लॉज के निष्पक्ष मतलब न्यूट्रल और सुसंगत कार्यान्वयन मतलब कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित मतलब इंश्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाई। प्रत्येक भारतीय जिले मतलब एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कलेक्टर होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है मतलब एज द नेम सजेस्ट्स, कलेक्टर की मुख्य जिम्मेदारी मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी राजस्व मतलब रेवेन्यू और कर एकत्र मतलब टैक्स कलेक्शन करना और जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित मतलब इंश्योर करना था। उन्होंने न्यायाधीशों मतलब जजेस, पुलिस अधिकारियों मतलब पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाओं, स्थानीय अधिकारियों मतलब लोकल ऑफिशियल्स के साथ काम किया। कलेक्टर का कार्यालय मतलब ऑफिस ऑफ द कलेक्टर, जिसे कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, शक्ति और प्रभाव मतलब पावर एंड इन्फ्लुएंस का नया केंद्र मतलब सेंटर बन गया।
जिसने धीरे धीरे प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी के पिछले आंकड़ों मतलब प्रीवियस फिगर्स की जगह मतलब प्लेस ले ली। द कंपनी आर्मी। भारत में औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिश प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और सुधारों मतलब रिफॉर्म्स के नए विचार मतलब आइडियाज लाए। हालांकि मतलब हाउएवर उनकी शक्ति उनकी सैन्य ताकत मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ पर निर्भर मतलब डिपेंडेंट थी। मुगल सेना में मुख्यतः मतलब मेनली घुड़सवार सेना मतलब कैवलरी घोड़े पर सवार सैनिक मतलब हॉर्स राइडिंग ट्रूप्स और पैदल सेना मतलब इन्फेंट्री पैदल सैनिक मतलब फुट सोल्डियर्स शामिल मतलब इंक्लूड थे। उन्हें तीरंदाजी मतलब आर्चरी और तलवारबाजी मतलब स्वॉर्ड्समैनशिप में प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड किया गया था। घुड़सवार सेना मतलब कैवलरी प्रमुख शक्ति मतलब डोमिनेंट फोर्स थी और मुगल राज्य ने बड़ी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पैदल सेना मतलब लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री को प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी नहीं दी। इसके बजाय मतलब इंस्टेड ग्रामीण क्षेत्रों मतलब रूरल एरियाज में सशस्त्र किसान मतलब आर्म्ड पीजेंट्स थे और स्थानीय जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड्स अक्सर मुगलों को पैदल सैनिक उपलब्ध मतलब प्रोवाइड कराते थे। 18वीं शताब्दी में एक बदलाव मतलब चेंज आया जब अवध और बनारस जैसे उत्तराधिकारी राज्यों मतलब सक्सेसर स्टेट्स ने किसानों मतलब पीजेंट्स को अपनी सेनाओं मतलब आर्मीज में भर्ती मतलब रिक्रूटिंग करना और उन्हें पेशेवर सैनिकों मतलब प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया मतलब अप्रोच अडॉप्टेड जब उसने अपनी सेना मतलब आर्मी के लिए भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट शुरू की जिसे सिपाही सेना के रूप में जाना जाने लगा, जो भारतीय शब्द सिपाहट से लिया गया है जिसका अर्थ सैनिक मतलब सोल्जर है। 1820 के दशक से युद्ध तकनीक मतलब वॉरफेयर टेक्निक्स में बदलाव मतलब चेंजेस आए और ब्रिटिश साम्राज्य मतलब ब्रिटिश एम्पायर की सेना में घुड़सवार सेना मतलब कैवलरी की आवश्यकता मतलब नीड कम हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेज बर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में संघर्षों मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में लगे हुए मतलब एंगेज्ड थे, जहां सैनिक अपने हथियारों मतलब वेपन्स के रूप में कस्तूरी मतलब मस्केट्स और माचिस का इस्तेमाल करते थे। कंपनी की सेना मतलब कंपनीज आर्मी के सैनिकों मतलब सोल्जर्स को इन बदलती सैन्य आवश्यकताओं मतलब चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप ढलना पड़ा और परिणामस्वरूप मतलब एज आ रिजल्ट लड़ाई और अभियानों मतलब बैटल्स एंड कैंपेन्स में पैदल सेना रेजिमेंट मतलब इन्फेंट्री रेजिमेंट्स अधिक महत्वपूर्ण हो गईं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मतलब इन दी अर्ली 19th सेंचुरी अंग्रेजों ने भारत में एक मानकीकृत सैन्य संस्कृति मतलब स्टैंडर्डाइज्ड मिलिट्री कल्चर स्थापित मतलब एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। सैनिकों को यूरोपीय प्रथाओं मतलब यूरोपियन प्रैक्टिसेस से प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस्ड होकर प्रशिक्षण ड्रिल और अनुशासन मतलब ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन से गुजरना पड़ा। हालांकि इस दृष्टिकोण मतलब अप्रोच ने कभी कभी चुनौतियां मतलब चैलेंजेस पैदा की क्योंकि इसमें सैनिकों की जाति मतलब कास्ट और सामुदायिक पहचान मतलब कम्युनिटी आइडेंटिटी की उपेक्षा मतलब इग्नोरेंस की गई थी। व्यक्तियों के लिए स्वयं को अपनी जाति और धार्मिक संबद्धताओं मतलब कास्ट एंड रिलीजियस अफिलिएशंस से पूरी तरह अलग मतलब सेपरेट करना कठिन मतलब टफ था। क्या वे आसानी मतलब इजीली से अपनी जाति मतलब कास्ट और धार्मिक भावनाओं मतलब रिलीजियस फीलिंग्स को त्याग सकते थे? क्या वे स्वयं को केवल सैनिकों मतलब सोल्जर्स के रूप में पहचान मतलब आइडेंटिफाई सकते हैं, न कि अपने समुदाय मतलब कम्युनिटी के सदस्यों मतलब मेंबर्स के रूप में? इन सवालों ने चिंताएं मतलब कंसर्न्स और जटिलताएं मतलब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी क्योंकि अंग्रेजों ने एक पेशेवर सेना मतलब प्रोफेशनल आर्मी बनाने की कोशिश की। कंक्लूजन। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत मतलब बिगिनिंग एक व्यापारिक मतलब ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन अंततः मतलब इवेंचुअली यह एक औपनिवेशिक शक्ति मतलब कॉलोनियल पावर बन गई जिसने भारत के बड़े हिस्से को नियंत्रित मतलब कंट्रोल्ड किया। इस परिवर्तन मतलब चेंज को 19वीं शताब्दी की शुरुआत मतलब स्टार्टिंग में भाप प्रौद्योगिकी मतलब स्टीम टेक्नोलॉजी की शुरुआत से सहायता मतलब हेल्प मिली, जिसने भारत की यात्रा मतलब ट्रैवल को तेज और आसान मतलब फास्टर एंड ईजियर बना दिया। 1857 तक कंपनी ने भारत की लगभग मतलब अबाउट 63% भूमि और 78% लोगों पर सीधे शासन मतलब डायरेक्टली रूल्ड किया। इसका देश के बाकी हिस्सों मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री पर भी काफी प्रभाव मतलब ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा। मूलतः मतलब बेसिकली
ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब एंड इनडायरेक्ट रूप से लगभग पूरे मतलब द एंटायर भारतीय उपमहाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।